जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस रिवाइज किए थे पॉलिटी के, आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। आई होप सभी ने लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे। आज भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं जो सभी एग्जाम्स को टारगेट करेंगे, चाहे एनडीए है, सीडीएस है, एफकेट, सीएपीएफ, इवन एसएससी के जो एग्जाम्स हैं, ठीक है। और अभी कुछ ही समय बाद आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट भी होने वाले हैं, तो अपनी तैयारी को एक अच्छे रूट पर लेकर जाने के लिए, एक अच्छे लेवल पर जाने के लिए ये वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए स्पेशली स्टार्ट की गई है, तो इसको सीरियसली कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज फिर से हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर एज हार्ट एंड साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम लोगों ने कई बार पढ़ रखा है, ठीक है। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि यहाँ पर आर्टिकल 19 की बात नहीं हो रही है। आर्टिकल 19, 29, 21 इसमें से आंसर बड़ा इजी है इसका, वो है आंसर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो एक पर्सन को ये अधिकार देता है कि अगर उसका कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। ये जो अधिकार है इसको डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है, हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें यह भी कहा गया था कि अगर ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन नलिटी है, फिर उसका कोई फायदा नहीं है बेसिकली, ठीक है जी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा सा, एफकेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्पेशल प्रोविजंस बी मेड अंडर आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 15 जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन को लेकर ये बात करता है कि किसी के भी साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसमें कुछ ग्राउंड्स भी दिए गए हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए, वो है RRCSP से आप उनको याद रखिएगा, ठीक है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है जी। इसमें यह भी कहा गया है कि ओनली मतलब यहाँ पे इससे पहले वर्ड यूज किया गया कि ओनली, इसका मतलब होगा सिर्फ इनमें से किसी ग्राउंड को यूज करके डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। अगर साथ में कोई एडिशनल वैलिड ग्राउंड ऐड किया जाता है तब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन का जो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन काउंट होता है तब वो एलिजिबल होता है बेसिकली, ठीक है। तो देखिए ये पूछा गया कि इनमें से किस किस के लिए प्रोविजंस लिखे गए हैं आर्टिकल 15 में। तो फर्स्ट है वुमेन एंड चिल्ड्रन। जी बिल्कुल, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंदर इसके बारे में बात होती है कि वुमेन और चिल्ड्रन को लेकर स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल कानून बनाए जा सकते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन काउंट नहीं होगा। सेकंड है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो इनके लिए भी बात होती है, ये फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद कर दिया गया था कि शेड्यूल्ड कास्ट, SC ST जो है उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ये अभी 2019 के अंदर किया गया था, ठीक है जी। इसको कि इनके लिए भी बनाए जा सकते हैं स्पेशल क्लॉजेस, स्पेशल जो एडवांसमेंट के लिए इनके। और नेक्स्ट है सोशली बैकवर्ड क्लासेस, तो ये भी इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। तो हम आंसर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आंसर क्या है हमारा, दैट इज डी। इन चारों के लिए आर्टिकल 15 के अंदर स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं विच विल नॉट बी काउंटेड एज डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है बच्चों। तो कंसेप्ट भी आप लोग साथ साथ क्लियर करते रहिए, क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते रहिए, इजी चलते रहिए आराम से। नेक्स्ट देखिए, Which of the following provisions are contained in Article 20? अब आर्टिकल 19 से 22 हमें पता है फ्रीडम की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं, उनमें से हम पढ़ेंगे अभी आर्टिकल 20 कि आर्टिकल 20 के अंदर इनमें से कौन कौन सा काउंट होता है, कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला देखिए, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसमें ये होता है कि जिस दिन किसी पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया है उस दिन उस क्राइम की जो सजा मेंशन की गई है कानून के अंदर उसको वही सजा मिलेगी। मतलब कहने का ये है कि आज की जो मौजूदा सरकार है या कोई भी, वो कभी भी किसी क्रिमिनल लॉ को पास करके उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकती है। मतलब क्रिमिनल लॉ को कुछ समय पीछे से लागू नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस दिन जो पर्सन ने जो जहां पर भी कोई क्राइम कमिट किया है उस दिन उस क्राइम की जो सजा मेंशन की गई है उसको वही सजा मिलेगी। बाद में अगर सजा बढ़ गई है तो उसको वो सजा नहीं मिलेगी। आपको यहां पे ये भी बात ध्यान रखनी है कि ये कानून सिर्फ क्रिमिनल लॉज के लिए है। ये जो प्रोटेक्शन है ना, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, ये सिर्फ क्रिमिनल लॉज के लिए है, ये सिविल लॉज और टैक्स लॉज के लिए नहीं लागू है बच्चों। यानी कि सिविल लॉज को या टैक्स लॉज को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सकता है, क्रिमिनल लॉज को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। सेकंड है नो डबल जियोपार्डी। इसमें क्या होता है कि जो जुडिशरी है ना, हमारी जुडिशरी है, वो एक सिंगल क्राइम के लिए किसी भी पर्सन को डबल सजा नहीं देगी। यानी अगर आपने एक क्राइम कमिट किया है तो उसकी जो सजा मेंशन्ड है वो एक ही बार मिलेगी, उसकी आपको डबल सजा नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो ये जुडिशरी के लिए होता है नो डबल जियोपार्डी, कि जुडिशरी किसी को 2 बार सजा किसी भी क्राइम की नहीं देगी। नेक्स्ट है बच्चों नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसमें यह होता है कि जो भी पर्सन एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर भी कोई इल्जाम लगाए गए हैं, उसको खुद के खिलाफ सबूत लाने के लिए या खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता बेसिकली, ठीक है। तो वो होता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। हालांकि इसके अंदर पर्सन से उसके सिग्नेचर, उसके ब्लड सैंपल, किसी भी तरीके की ऐसी चीजें मांगी जा सकती हैं, बट उसको खुद के खिलाफ सबूत लाने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 20 के अंदर ये तीनों अधिकार हमें मिलते हैं। तो इसका आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसमें आपका कोई डाउट भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट राइट टू एजुकेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, क्योंकि राइट टू एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली हमारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया था। तो सबसे पहले तो ये है कि ये आर्टिकल जो है वो 21A में ऐड किया गया, यानी राइट टू लाइफ के साथ इसको ऐड किया गया था आर्टिकल 21A में। सेकंड ऑप्शन देखिए, इट इज प्रोवाइडेड बाय 86th अमेंडमेंट, ये भी बिल्कुल सही है कि 86th अमेंडमेंट के साथ इसको प्रोवाइड किया गया था। थर्ड देखिए, यहां बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होती है, इट इज प्रोवाइडेड फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, यहां पर आपको ध्यान यही रखना है कि डीपीएसपी के अंदर जो लिखा गया है वो पहले हुआ करता था 0 से 14 साल, मतलब 14 साल से कम बच्चों के लिए सरकार को कोशिश करनी है। 86th अमेंडमेंट के बाद सरकार ने 6 to 14 ईयर्स के लिए इसको लागू कर दिया था। तो अब डीपीएसपी के अंदर जो लिखा है वो है लेस देन 6 ईयर्स, कि अब सरकार को कोशिश करनी है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या करना है, राइट टू एजुकेशन यानी फंडामेंटल राइट देना है। तो तीनों पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। एजुकेशन का फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A में है, 86th अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, और किस एज ग्रुप के लिए है ये, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के लिए है। तो आंसर हो गया हमारा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये आपका आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। राइट टू एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, Which of the following fundamental rights can not be suspended during emergency? ये काफी बेसिक है क्वेश्चन वैसे तो, बट एसएससी और एफकैट में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहले सीडीएस में भी फैक्चुअल क्वेश्चन काफी आते थे। तो देखिए, इसमें एक है आर्टिकल 25, फिर है 20, 21, फिर है 21, 22 और एक है आर्टिकल 32। तो हम जानते ही हैं कि आर्टिकल 20 और 21 ये दो ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होते हैं, ठीक है जी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इमरजेंसी हमारे पास 3 तरीके की होती है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल, आर्टिकल 352, 356 और 360। आपको ध्यान यह भी रखना है कि सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में ही फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बच्चों, ठीक है। और उसमें भी बाद में क्या कर दिया गया था कि 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे बेसिकली। ये किस अमेंडमेंट से किया गया था, तो आप लोग हो सके तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा बेसिकली, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो गया आर्टिकल 20 एंड 21। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू इक्वालिटी, जो इक्वालिटी का जो अधिकार है वो क्या क्या इंक्लूड करता है या क्या इंक्लूड नहीं करता है। बस वही गलती है कि क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है आप लोगों ने, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। 15-20 सेकंड लेकर आप सोच विचार करके फिर उसका आंसर दीजिए आप, ठीक है। डज नॉट इंक्लूड, तो ये हमें पता है इक्वालिटी बिफोर लॉ इसके अंदर आता है, ये आर्टिकल 14 के अंदर आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। फिर इसमें एब्सोल्यूट इक्वालिटी एक चीज दिया गया है, ये है कि नहीं है आप लोग देखिए। थर्ड है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये आर्टिकल 16 के अंदर आता है। फिर है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल 17 में आता है। तो ये 3 तो श्योर है, तो आंसर तो हमें पता लग ही गया, वो क्या है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी। बट व्हाट इज एब्सोल्यूट इक्वालिटी? एब्सोल्यूट इक्वालिटी होता क्या है? देखिए, किसी भी फंडामेंटल राइट को एब्सोल्यूट तब कहा जाता है अगर उसके ऊपर कोई लिमिटेशन या कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। जबकि हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 दैट इज अनटचेबिलिटी को छोड़कर बाकी कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, सबके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस है। तो हमारे यहाँ जो इक्वालिटी भी है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, उसके अंदर भी थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं बेसिकली, वो हम फंडामेंटल राइट्स के साथ पढ़ते आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो गया एब्सोल्यूट इक्वालिटी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है इन इंडिया द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, अच्छा यहां पर एक मिनट, यहां पर ना नोट आएगा, इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, कि जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो किस ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है बेसिकली। तो देखिए, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को लेकर, वो इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को लेकर रिस्ट्रिक्टेड है। यहां पर सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को लेकर वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, कि आप इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हो। नेक्स्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये भी ठीक है कि आप कोर्ट के डिसीजंस या कोर्ट की जजमेंट्स के खिलाफ नहीं बोल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, ये भी ठीक है, जो हमारी फॉरेन स्टेट जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं उनके खिलाफ आप ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते हो। नेक्स्ट बचता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज को लेकर आर्टिकल 19 में कोई ऐसा ग्राउंड नहीं बताया गया है जिसके खिलाफ आप ऐसे कुछ नहीं बोल सकते हो, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की माइनॉरिटीज वाली जो रिस्ट्रिक्शन है वो मेंशन नहीं की गई है बच्चों, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोगों ने। बाकी मेंशन किया गया सोवरेनिटी भी, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी और फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट भी। आंसर हमारा ये है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिट ऑफ सर्श्योरारी। अब आर्टिकल 32 के अंदर हम लोग 5 रिट पढ़ते हैं, ठीक है, उनमें से एक रिट है सर्श्योरारी, उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। देखिए क्या है, देयर शुड बी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और एन ऑफिसर having an legal authority to determine the question of deciding fundamental rights with a duty or to act judicially, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है writ of certiorari is available during tendency of proceedings before a subordinate court। अब ध्यान से देखेंगे,
सर्शियोरारी रिट होती क्या है, सबसे पहले तो यही देख लीजिए आप। सर्शियोरारी एक ऐसी रिट है जो एक हायर कोर्ट इशू करता है एक लोअर कोर्ट के खिलाफ, लेकिन कब इशू करता है, जब एक लोअर कोर्ट अपनी जजमेंट से बाहर जाके कोई डिसीजन दे चुका हो, तो उसके डिसीजन को ओवरटर्न करने के लिए, उस केस को खुद के पास रेफर करने के लिए एक हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट के खिलाफ कौन सा रिट इशू करता है, सर्शियोरारी का। तो इसमें पढ़ के हमें पता लग रहा है कि यहां पर उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये है जब एक सबऑर्डिनेट कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग से बाहर जाके बात कर रही हो, तब सर्शियोरारी इशू हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ओनली 2। क्लियर है जी। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो रिलेट करता है हैबियस कॉर्पस से, कंप्लीटली नहीं करता बट हैबियस कॉर्पस से रिलेट करता है। ये जो रिट है हमारी, ये जो सर्शियोरारी, ये सेकंड ऑप्शन से रिलेट करती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो रिट है वो है आर्टिकल 17 एंड 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। इनमें से कौन सी इक्वालिटी है जो आर्टिकल 17 और 18 प्रोवाइड करते हैं, तो वो है, क्या ये सोशल इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, क्या ये इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी या रिलीजियस इक्वालिटी। देखिए इकोनॉमिक इक्वालिटी तो यहां पर कोई बात नहीं होती है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, पॉलिटिकल इक्वालिटी की भी नहीं होती है, रिलीजियस इक्वालिटी हम पता है हम 25-26 में पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 17 और 18 जो है वो सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं, सामाजिक इक्वालिटी की बात करते हैं। आर्टिकल 17 ये कहता है कि अनटचेबिलिटी नहीं प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी छुआछूत, ये जो हमारा भेदभाव है समाज के अंदर, इसको कम करना है, तो ये समाज से रिलेटेड है। आर्टिकल 18 में ये कहा गया है कि हमारी सरकार किसी को भी किसी तरीके का कोई टाइटल नहीं प्रोवाइड करेगी, ताकि समाज के अंदर जो भेदभाव है, ये ऊंच नीच का फर्क है, इसको कम किया जा सके बेसिकली। हालांकि हमें यह भी पता है कि यहां पर क्या होता है, एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स अलाउड होते हैं, इसके अलावा कोई भी टाइटल अलाउड नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो गया सोशल इक्वालिटी। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द राज्यसभा द स्टेट्स हैव बीन गिवन सीट्स। किसके बेसिस पर सीट्स दी गई है राज्यसभा में, इन अकॉर्डेंस विद देयर पॉपुलेशन, इक्वली, या ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक पोजीशन, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन। तो देखिए प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन जैसी चीज हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है, ना ही हम इकोनॉमिक पोजीशन, ये दोनों ऑप्शन लगभग सेम है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये बात समझाई थी कि आप निग्लेक्टिंग द ऑप्शन से चलिए कि कौन सा नहीं हो सकता आंसर, ठीक है, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन बच जाएंगे। अब एक बात, अगर आप लोग थोड़ी भी पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ राज्यसभा की सीट्स इक्वली डिफाइंड नहीं है। जैसे अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो वहां से 5 राज्यसभा एमपी है, पंजाब से ज्यादा है, यूपी से उससे भी ज्यादा है। तो ये फर्क जो है बेसिकली एमपीज का किसके बेसिस पर है, ये है पॉपुलेशन के बेसिस पर, कि जिसके ज्यादा पॉपुलेशन होंगे उसके राज्यसभा के एमपी ज्यादा होंगे। तो इसीलिए हमारे यहाँ राज्यसभा की सीट किसके बेसिस पर डिफाइन होती है, पॉपुलेशन के बेसिस पर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following freedoms is not specifically mentioned in the Constitution of India as a fundamental right but has been subsequently upheld by the Supreme Court as such? अब देखिए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, ये हमें आर्टिकल 19 में मेंशन्ड है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये हमें आर्टिकल 19 में मेंशन्ड है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन, ये भी हमें यहां पर मेंशन्ड है आर्टिकल 19 में। जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की गई है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपनी जजमेंट में कहा था कि वो भी आर्टिकल 19 का पार्ट है, दैट इज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो है ये इंप्लिसिट राइट है आर्टिकल 19 के अंदर बेसिकली, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो इंप्लिसिटली मेंशन्ड है सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी नहीं करता है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये हमें किया जाता है आर्टिकल 19 के अंदर। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, ये भी हमने पढ़ा आर्टिकल 19 में। फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक, और उसके बाद है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये भी किया जाता है आर्टिकल 19 के अंदर। तो ऑप्शन बचा फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक। ध्यान आप लोगों ने एक बात रखनी है कि आर्टिकल 19 के अंदर हमें एसोसिएशन बनाकर या यूनियन बनाकर पीसफुल प्रोटेस्ट करने की आजादी तो है, पीसफुल पब्लिक प्लेस पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट हम किसी तरीके की कोई स्ट्राइक कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, कोई हड़ताल नहीं कर सकते, कोई भारत बंद नहीं बुला सकते, वो सब इलीगल है भारत के अंदर। ठीक है जी, तो फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक हमारे पास आर्टिकल 19 का पार्ट नहीं है बेसिकली। नेक्स्ट देखिए आप लोग, What are the major difference between the written and unwritten constitution? अब ये हम लोग पढ़े हैं ऑफलाइन क्लास में, मैंने काफी आपको डिफरेंशिएशन बताया था इसमें कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या ऑप्शन दिए गए हैं, ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फॉर्मल सोर्स ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इन द कंट्री एंड द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द फॉर्मल सोर्स। सेकंड ऑप्शन है, ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज एंटायरली कोडिफाइड वेयर एज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट। बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, एवरीथिंग इज डिफाइंड प्रॉपर्ली कि किसकी क्या पावर होंगी, किसके क्या वो होंगे, बेसिकली रूल्स रेगुलेशन सब कुछ मेंशन्ड होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। वेयर एज जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर कुछ भी प्रॉपर कोडिफाइड वे में मेंशन्ड नहीं होता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये दोनों आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। वैसे भी काफी फर्क होता है रिटन और अनरिटन में, ठीक है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बिकॉज वो एक प्रॉपर
प्रॉपर डे से इनेक्ट हुआ था, प्रॉपर उसके पीछे सारा पूरा 3 साल का टाइम पीरियड लगा था उसको बनाने में। ऐसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, बट ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां से हमने काफी चीजें उठाई है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, टाइम के साथ जो बढ़ता आया है। नेक्स्ट देखिए आप, Which among the following is not included in the fundamental rights embodied in the Constitution of India? फिर से फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हमें पता है राइट टू इक्वालिटी ये मेंशन्ड है हमारे पास, राइट टू फ्रीडम ये हम 14 से 18 तक पढ़ते हैं, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम हम 19 से 22 तक पढ़ते हैं बेसिकली। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये भी हम पढ़ते हैं आर्टिकल 23 से 24। राइट टू इंफॉर्मेशन ये एक ऐसा राइट है जो हमें प्रोवाइड तो किया गया है आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर, आरटीआई एक्ट 2005 में जो अक्टूबर 2005 से लागू हो गया था बेसिकली, बट इट इज नॉट दैट फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख कर दिया गया है हमें, ये आरटीआई एक्ट के थ्रू हमें मिला है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो आर्टिकल 19 के अंदर आता है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर, कि जिसमें बंदा पहले पूरी नॉलेज इकट्ठा करे, आरटीआई लगाकर पूरी नॉलेज इकट्ठा करे किसी भी टॉपिक के खिलाफ, और फिर उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपने कि राइट टू इन्फॉर्मेशन किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 19 के अंदर, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बॉडिड नहीं है बेसिक। नेक्स्ट देखिए आप, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट। अब ये रिट आ गई प्रोहिबिशन की। मैंने अभी आपको बताया था कि हमने एक रिट पढ़ी थी सर्शोरारी की, वो क्या एक हायर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट के खिलाफ, उसका डिसीजन देने के बाद, यानी जब उसने अपनी पावर से बाहर जाकर कोई डिसीजन दे दिया उसके बाद ही आता है। अब ये जो रिट है प्रोहिबिशन ये किस लिए आती है, ऑप्शन देख लेते हैं। टू प्रिवेंट एन इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन और एक्टिंग कॉन्ट्रारी टू द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, to an inferior court or body exercising judicial or quasi-judicial functions to transfer the record of proceedings in a case for its review। अब देखिए ये जो रिट है ये है बच्चों सर्शोरारी है, ये सर्शोरारी है। नेक्स्ट देखिए, where it can call upon a person to show under what authority he she is holding the office। तो ये जो रिट है हमारी ये है बच्चों क्यूओ वारंटो, ये रिट है क्यूओ वारंटो। नेक्स्ट देखिए, टू एन अथॉरिटी टू प्रोड्यूस एन इलीगली डिटेन्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट फॉर ट्रायल, ये हम जानते हैं कि ये कौन सी रिट है हमारी, हैबियस कॉर्पस, विच इज यूज्ड फॉर पर्सन को अगर इलीगली डिटेन कर लिया गया उसके लिए ये काम आती है, ठीक है। तो ये 3 रिट है हमारी अलग अलग। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया वो प्रोहिबिशन से है, तो आंसर क्या हो गया हमारा ये। प्रोहिबिशन में क्या होता है, एक हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट के खिलाफ ये रिट इशू करता है प्रोहिबिशन, जिसमें उस लोअर कोर्ट को डिसीजन देने से रोक दिया जाता है क्योंकि वो कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके फैसला दे रहा होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस बच्चों जो हमने डिस्कस किए सारे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे और इसी के थ्रू आप अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए। ये एक बहुत अच्छी चीज है, आप लोगों के एग्जाम से पहले आपको बहुत हेल्प करेगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद, जय भारत।